गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में डिस्कस किया था। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपने प्रिंसिपल्स के साथ साथ कुछ टेक्निक्स दी थी, तो आज हम उन्हीं टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। देखो, सबसे पहले है फंक्शनल फोरमैनशिप। उसने फर्स्ट टेक्निक दी थी फंक्शनल फोरमैनशिप। ये क्या है? एक तरीके से बेस है डिवीज़न ऑफ लेबर, जो हमारा प्रिंसिपल था, ठीक है, डिवीज़न ऑफ वर्क, उस पर बेस जाइए। इन दिस टेक्निक टेलर सुजेस्टेड द डिवीज़न ऑफ फैक्ट्री इनटू 2 डिपार्टमेंट्स। कि उसने क्या है कि फैक्ट्री वर्क को क्या है 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और हर मतलब कि डिपार्टमेंट में आगे क्या है 4 हमें क्या है ऐसे फोरमैन अपॉइंट कर देने चाहिए जो क्या है एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो और खुद क्या है डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, मतलब कि अवेयर हो अपने वर्क से रिलेटेड। As Taylor felt that the work must be free from the burden of planning and they must concentrate on work and production। कि जो वर्कर्स हैं हमारे वो क्या है फ्री होने चाहिए प्लानिंग से रिलेटेड बर्डन से, और वो क्या है ताकि वो अपने वर्क पे कंसंट्रेट कर सकें और प्रोड्यूस कर सकें, प्रोडक्शन वर्क कर सकें। टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्टिविटी टेलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट्स और टू सुपरवाइज। कि उसका क्या है हर डिपार्टमेंट के अंदर कि प्लानिंग और प्रोडक्शन 2 डिपार्टमेंट्स में क्या है हमारी फैक्ट्री यूनिट को हमें डिवाइड कर देना चाहिए, और उसके आगे क्या है 4 फंक्शनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए। As one foreman cannot be expert in every aspect of work, so Taylor stressed on minimum 8 specialists or functional experts to supervise and give orders to workers। उसका ये मानना था कि जो एक फोरमैन है वो हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, और वो हो सकता है कि सारे वर्कर्स को अच्छे से मैनेज ना कर पाए। इसलिए उनका मानना था कि हमें कम से कम मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट जो होने चाहिए, ताकि क्या है वो अच्छे से वर्क को सुपरवाइज कर सकें और वर्कर्स को ऑर्डर दे सकें। यहाँ पे एग्जांपल देखो, इसमें ये डायग्राम के थ्रू ये फैक्ट्री मैनेजर, इसने क्या है प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज 2 में डिवाइड कर दिया इसको। आगे फिर 4 हेड, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनियर, और प्रोडक्शन में गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। अब इनका क्या, ये सभी मतलब कि वर्कर्स के वर्क को सुपरवाइज करेंगे, अलग अलग अपने अपने मतलब कि जो इनको वर्क दिया गया है उस वर्क को सुपरवाइज करेंगे और एफिशिएंटली वो क्या है इस वर्क को कर पाएंगे, और उसमें स्पेशलिस्ट भी होंगे। देखो, अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट सबसे पहले रूट क्लर्क का क्या काम रहेगा? दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। कि उनको क्या है किस सीक्वेंस में काम करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या है इंस्ट्रक्शंस देगा जो भी नेसेसरी होगी जॉब के लिए, कि किसी भी काम को किस तरीके के मैनर से करना है उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। आगे है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या काम रहेगा? कि ये टाइम को फिक्स करना कि जो हमारा काम है वो कब स्टार्ट होगा और कब कंप्लीट करना है, और वो क्या है इससे रिलेटेड कॉस्ट शीट को भी तैयार करेगा। डिसिप्लिनियर ये देखेगा कि जो भी हमारा काम है वो एक सिस्टमेटिक वे में हो रहा है या नहीं हो रहा। आगे ऑपरेशनल डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो 4 फोरमैन है, गैंग बॉस का क्या काम रहेगा? कि जो भी हमें क्या है मशीन्स, टूल्स या सोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उन सभी की अरेंजमेंट करना। स्पीड बॉस कि ये देखना कि जो हमारा वर्क है वो टाइम पे कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब कि स्पीड चेकआउट करना उसकी। और रिपेयर बॉक्स ये देखना कि जो भी हमारी मशीनरी है वो वर्किंग में रहे, कि अगर कहीं पे भी कोई ख़राबी होती है तो ऑन द स्पॉट उसको सही करवाना, ये किसकी जिम्मेदारी रहेगी? रिपेयर बॉस की। और इंस्पेक्टर का क्या काम रहेगा? कि क्वालिटी को चेकआउट करना। आगे देखो, सेकंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड्स फिक्स कर देना किसी भी काम से रिलेटेड, ठीक है, चाहे वो उसका साइज हो, चाहे टाइप हो, चाहे क्वालिटी हो, चाहे वेट हो, किसी भी काम से रिलेटेड उसके पहले से स्टैंडर्ड्स फिक्स कर देना। और सिंप्लीफिकेशन में क्या आ जाएगा? वर्क को सिंपल करना, मतलब कि जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें चाहिए ही नहीं उनको कम करते जाना।
देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड इज मेंटेन्ड राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ टूल्स. कि शुरू से ही क्या है, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, चाहे हम टूल्स की सिलेक्शन कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स या मशीन, जो भी हम क्या है यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम क्या मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकें और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करना. Standardization does not mean only quality standard, but it refers to setting up standards for size, type, weight, measures and quality of output. According to Taylor, scientific methods of production must be selected to develop standard. To set up standard, the manager must make use of work study. कि standards को fix करने के लिए उसको क्या है, work study करनी चाहिए. work study में क्या क्या आ जाता है, टाइम स्टडी कि वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, मोशन स्टडी की किस स्पीड से हमें वर्क को करना है, फटीग स्टडी मतलब कि थकावट से रिलेटेड कि हमें वर्कर्स को कितना रेस्ट इंटरवल्स देने की ज़रूरत है. इवन मॉडर्न टेक्निक्स सच एज कैजन, सिक्स सिग्मा एटसेट्रा कैन बी यूज टू सेट अप स्टैंडर्ड्स. कंपनीज लाइक नोकिया, एप्पल, नाइक, वीडियोकॉन एटसेट्रा आर यूजिंग टेक्निक्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू रिड्यूस ए गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप, साइज एंड करेक्टरिस्टिक्स. मतलब कि जो नंबर ऑफ लाइन प्रोडक्ट हैं उनका क्या है, टाइप, साइज और उनके फीचर्स को फिक्स अप करना. टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड आउटपुट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेस. मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट को उसका वर्क भी पता होगा कि हमें क्या है, क्लियर होगा कि हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, किस साइज़ का और किस टाइप का मैन्युफैक्चर करना है. क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना और टू सेटअप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन एंड मशीन. कि हर आदमी, हर वर्कर को पता होगा कि उसे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए किस मशीनरी का यूज़ करना है, किस टूल का यूज़ करना है. आगे सिंप्लीफिकेशन, एम्फेसिस ऑन एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स, साइज एंड टाइप्स. कि जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या है, एलिमिनेट करना. जैसे कि एग्जाम्पल देखो, पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी यूएसए में, पहले वो 2000 टाइप्स के पेपर बना रही थी, बट उन्होंने क्या है अपनी वेराइटीज़ को क्या है कहाँ तक कम कर दिया, यानी कि अब वो सिर्फ 200 टाइप के पेपर्स बना रही है. इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, कंपनी क्या है उसको क्या है, इसके लिए कम वर्कर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे. अब जितने ज़्यादा टाइप के हम बना रहे हैं, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम लेके आ रहे हैं, हमें उतनी ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत होगी, उतने ही ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी और हम क्या है अपने वर्क को ध्यान से कर भी नहीं पाते, मतलब कि उसको मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है. तो यह है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. आगे देखो वर्क स्टडी. वर्क स्टडी में क्या है, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, ये सब इंक्लूड होती हैं. सबसे पहले फटीग स्टडी, थकावट से रिलेटेड. कि इसमें क्या है, दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. कि कब हमें रेस्ट देना है वर्कर्स को, कितने टाइम के लिए, और नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स की 1 बार या 2 बार. A person is bound to get tired when he is performing a job for a long period of time. कि हम कोई भी काम अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमें क्या है बीच में थकावट महसूस होती है और फिर हमारी एफिशिएंसी वो लेवल है वो क्या है कम होने लगता है. तो अगर वही काम हम क्या है थोड़ा रेस्ट करने के बाद करते हैं तो इससे क्या है हमारा एफिशिएंसी लेवल क्या है इंक्रीज हो जाता है. फिर हम क्या है मतलब कि वापस हमारे जो सेम पोटेंशियल लेवल से हम उस वर्क को करते हैं और वर्क भी हमारा क्या है अच्छे से होता है. जैसे आप स्कूल आते हो, अब 4 पीरियड अटेंड करने के बाद आपको ऐसा बोर सा फील होने लगते हो, उस टाइम आपको क्या एक रेस्ट इंटरवल की ज़रूरत होती है. बट 5th पीरियड में जब आपको रिसेस के बाद वापस आते हो तो वापस आप में थोड़ा खेलने के बाद अपने फ्रेंड से बातें करने के बाद आप में वापस वो एनर्जी होती है कि अब स्टडी की जाए. तो ये है फटीग स्टडी, मतलब कि रेस्ट इंटरवल्स को देखना कि वर्कर्स को क्या है कितने रेस्ट इंटरवल्स की ज़रूरत है, कब ज़रूरत है और कितने टाइम की ज़रूरत है, ताकि वो क्या है अपना वर्क है वो वापस से उसी सेम एनर्जी लेवल के साथ कर पाएँ. एग्जाम्पल देखो, इफ़ देर आर 3 शिफ्ट ऑफ वर्क, कि 3 शिफ्ट हैं वर्क की. इफ़ आफ्टर 1 शिफ्ट वर्कर गेट्स टायर्ड ही कैन बी असाइंड 1st and 3rd शिफ्ट. कि एक शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद अगर वर्कर्स क्या है थक जाते हैं तो उनको क्या है 1st और 3rd शिफ्ट तो काम करने के लिए दी जाए और 2nd शिफ्ट क्या है रेस्ट इंटरवल के लिए दी जाए. ड्यूरिंग 1 शिफ्ट ऑल्सो स्मॉल पॉजेज ऑफ रेस्ट इंटरवल्स कैन बी गिवन इफ इट इज ऑब्जर्व्ड दैट विद इन ए शिफ्ट वर्कर्स बिकम्स मोर फ्रेश विद द स्मॉल ब्रेक्स. कि एक शिफ्ट में भी अगर ऐसा लगता है कि जो वर्कर्स हैं स्मॉल ब्रेक्स के थ्रू क्या है
है वो ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं और अच्छे से काम को कर सकते हैं, तो उनको क्या है स्मॉल ब्रेक्स भी देने चाहिए। आगे मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में हम क्या है कि बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करना अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए। द मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब विच कीप्स प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम, जिससे हमारी कॉस्ट मिनिमम आए और मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज हो। एग्जाम्पल देखो, फॉर प्रोडक्शन ऑफ शूज़ देयर कैन बी लेबर इंटेंसिव मेथड एंड मशीन इंटेंसिव मेथड, कि प्रोडक्शन शूज़ की प्रोडक्शन के लिए क्या है लेबर इंटेंसिव और मशीन इंटेंसिव दोनों तरह के मेथड्स हो सकते हैं। टू फाइंड आउट विच इज बेस्ट मैनेजमेंट मस्ट एवेल्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद बोथ द मेथड्स एंड कंपेयर बोथ द मेथड्स विद द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, कि अब इनमें से कौन सा मेथड बेस्ट है। इसके लिए हमें क्या है पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेकआउट करनी चाहिए दोनों से, कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी आ रही है, और सेकंड जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूज़ करके कौन सा मेथड से, मशीन इंटेंसिव मेथड या फिर लेबर इंटेंसिव मेथड, इनमें से किस पे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आ रही है, हमें वो पहले इसको देखना चाहिए। और उसके बाद मतलब कि द मेथड विच इन्वॉल्व्स मिनिमम कॉस्ट एंड एक्सप्लॉइट्स मैक्सिमम रिसोर्सेज, क्या है जिससे क्या है कि द मेथड विच इन्वॉल्व्स मिनिमम कॉस्ट, जिसमें कम कॉस्ट आ रही है, एंड एक्सप्लॉइट्स मैक्सिमम रिसोर्सेज, और मैक्सिमम रिसोर्सेज का मतलब कि जिसमें यूटिलाइजेशन हो रहा है, मस्ट बी सिलेक्टेड एज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। एक्सप्लॉइट्स मैक्सिमम रिसोर्सेज का मतलब ये है कि अच्छे से जो रिसोर्सेज हैं उनसे बेस्ट बेनिफिट मिल रहा है हमें, ठीक है, वो मेथड हमें यूज़ करना चाहिए। आगे है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में टाइम को डिटरमाइन करना कि एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। वर्कर्स को स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बताना कि हमें एक जॉब ये मान लो कितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है वो हमें इतने टाइम में प्रोड्यूस करनी है, स्टैंडर्ड्स फिक्स करना और वर्कर्स को बताना, और ये डिसाइड करना कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में और विद इन अ गिवन टाइम कितने वर्कर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। कैटेगराइजिंग द वर्कर्स इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट कैटेगरीज, मतलब कि उनको वर्कर्स को एफिशिएंसी के बेस पे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देना। टेलर suggested that the time required to perform the job should not be decided by intuition, will and wish of manager, मतलब कि ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से वो कुछ भी टाइम को डिसाइड कर दे, पहले उसको क्या है इसको स्टडी करना चाहिए, उसके बाद ही स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना चाहिए। आगे देखो मोशन स्टडी। मोशन स्टडी किससे रिलेटेड है, स्पीड से रिलेटेड है। द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मोशन स्टडी इज कंडक्टेड और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोशन स्टडी क्या है, टू डिटरमाइन द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, कि कौन कौन सी मूवमेंट्स वर्कर्स करेंगे जब भी वो जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, कि इनमें से कौन से मूवमेंट्स ऐसे हैं जो प्रोडक्टिव हैं या नेसेसरी हैं और कौन से ऐसे हैं जो अनप्रोडक्टिव हैं। फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स, कि जो मूवमेंट्स क्या है हमें नेसेसरी नहीं है प्रोडक्शन के दौरान उनको एलिमिनेट करना। टू डिज़ाइन सुटेबल इक्विपमेंट्स एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ द वर्कर्स, कि टू डिज़ाइन सुटेबल इक्विपमेंट्स एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव, जो भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए सुटेबल इक्विपमेंट्स एंड टूल्स को अरेंज करना। आगे इसका एग्जांपल देखो, while observing an average worker, if it is observed that worker has to bend frequently to pick up the tools from the toolbox placed under his table, then a stool can be placed near his seat to keep the toolbox so that worker does not waste his energy in bending, मतलब कि उसको क्या टूल उठाने के लिए क्या है अगर बेंड होना पड़ता है तो इससे क्या है कर सकते हैं हम एक स्टूल उसके पास रख दें ताकि क्या है उसको बार बार बेंड ना होना पड़े और खड़े ना होना पड़े, जिससे क्या है हमारी जो भी उसको बेंड होने में और खड़ा होने में जो भी टाइम लग रहा है वो हम सेव कर पाएँ। तो ये थी हमारी मोशन स्टडी। ये 4 स्टडीज़ थी, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी अंडर द वर्क स्टडी। अब फोर्थ उसने जो टेक्निक दी थी वो क्या है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम मतलब कि वर्क के अकॉर्डिंग क्या है वेजेस पे आउट करना। द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एम्फेसिस ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़, कि जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको अलग वेजेस पे करना, ठीक है, और जो इनएफिशिएंट है उनको मतलब कि
जो वेजेस की अमाउंट है वो अलग होना उनके लिए। पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज, एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज विल मोटिवेट देम टू रिमेन एफिशिएंट, कि अगर हम एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को बोनस वगैरह पे करेंगे तो इससे क्या है, वो क्या है और एफिशिएंटली काम करते हैं। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ विल मोटिवेट इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ टू कम इन द कैटेगरी ऑफ द एफिशिएंट एम्प्लॉयज़, कि अगर हम क्या है एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा वेजेस पे आउट करेंगे तो इससे क्या है इनएफिशिएंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ऐसा रहेगा कि नेक्स्ट टाइम हम क्या है हम भी एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में आएँ ताकि हमें भी एक्स्ट्रा वेजेस मिले। When payment is given according to number of units produced, automatically the production will be maximized। और क्या है जब पेमेंट क्या है हम प्रोडक्शन यूनिट्स के अकॉर्डिंग देंगे तो इससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। देखो, इफ़ द स्टैंडर्ड टारगेट इज 10 यूनिट्स पर डे, कि अगर हमारे जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं कि 10 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करनी है एक दिन में, एंड स्टैंडर्ड रेट इज़ ₹50 पर यूनिट, कि एक यूनिट बनाने पे कितना 50 रुपीज़ मिलेंगे। द वर्कर्स हु इज़ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स मस्ट बी पेड, अब जो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा उसको कितने मिलेंगे 500 मिलेंगे 10 इंटू 50। द वर्कर हु इज़ प्रोड्यूसिंग 12 यूनिट्स, अब जिसको क्या है जो 10 की बजाय 12 बना रहा है तो अब उसको कितने मिलेंगे, मस्ट बी पेड विद द रेट हायर देन स्टैंडर्ड रेट से 60 पर यूनिट। अब अगर ऐसा हो यहाँ पे मोटिवेशन के लिए अभी अनाउंस कर दिया जाए कि स्टैंडर्ड यूनिट्स 10 है और उसके लिए क्या है जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो क्या 50 पर यूनिट है, बट जो एम्प्लॉय है क्या है 10 यूनिट से मोर प्रोड्यूस करेगा तो उसका जो उसको वेजेस दे जाएंगे वो भी क्या है 60 पर यूनिट दिए जाएंगे। तो इससे क्या है अब जो 10 यूनिट्स बना रहा था उसको 500 मिलेंगे, जो 12 बना रहा है उसको 720 मिलेंगे। द वर्कर हु इज़ प्रोड्यूसिंग लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट, अब जो स्टैंडर्ड से भी कम बना रहा है यानी कि 10 के बजाय वो 8 ही बना रहा है तो अब उसको कितने मिलेंगे 40, मतलब कि रेट कम कर दी कि स्टैंडर्ड यूनिट्स 10 है, स्टैंडर्ड रेट 50 है। अब जो मोर प्रोड्यूस करेगा तो स्टैंडर्ड प्राइसेस भी बढ़ते जाएंगे और अगर कम प्रोड्यूस करेंगे तो कम होते जाएंगे। तो इससे एम्प्लॉयज़ को क्या रहेगा कि वो जो स्टैंडर्ड जो टारगेट है वो तो अटेन करें बल्कि उसके अलावा क्या है वो एक्स्ट्रा यूनिट्स भी प्रोड्यूस करें, इससे क्या है उनको क्या है जो वेजेस हैं वो भी क्या है एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें एफडब्ल्यू टेलर इस टेक्निक के थ्रू उसका मेन फोकस यही था कि जो हमारा प्रोडक्शन लेवल है वो क्या है इंक्रीज हो। आगे है मेंटल एवोल्यूशन, ये हमारी प्रिंसिपल्स में भी आया था मेंटल एवोल्यूशन। इसमें था कि दोनों को चाहे वर्कर्स हैं चाहे मैनेजर्स हैं दोनों को अपना एटीट्यूड क्या है एक दूसरे के लिए चेंज करना चाहिए और कोऑपरेशन होना चाहिए वर्कर्स एंड मैनेजमेंट में, रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशन और प्रेजुडाइज फ्रॉम द माइंड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टू अडेप्ट सिस्टमेटिक थिंकिंग, कि दोनों को अपने माइंड से क्या है नेगेटिव थिंकिंग को क्या कर देना चाहिए निकाल देना चाहिए। टेलर सेड दैट जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्कर फील दैट मैनेजमेंट एक्सप्लॉइट्स देम, ये प्रिंसिपल में हमने पहले भी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में या कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में इसको स्टडी किया था कि दोनों के माइंड में एक दूसरे के लिए नेगेटिव थिंकिंग होती है। तो एफडब्ल्यू टेलर का ये कहना था कि दोनों को अपने माइंड से नेगेटिव थिंकिंग को निकाल देना चाहिए और एक दूसरे के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। तो ये थी टेक्निक्स गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर और ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छे से स्टडी करो और इसमें कोई भी डाउट आती है तो आप बाय मैसेज और कॉल कभी भी पूछ सकते हो।